अरे यार पीछे हो जाओ बस हम आगे से ना गुजरे वो पीछे हो ना भाई भाई सदर और तमाम जिनके जो मुंतज़मीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम काबरीन और हाज़रीन में बहुत जय्यत बैठे हैं। मैं किसी एक का नाम लेकर दूसरों की हमदर्दी नहीं करना चाहता। So I want to thank every one of you। और मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लॉयर्स फोरम को इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो काम जो पार्लियामान ने करना था, वो काम जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने करना था, आज उन्होंने पहल की। और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और यहाँ की जितनी भी वगैरह तंजीमें हैं, आप लोगों ने हमेशा जमहूरी जद्दोजहद में हरावर दस्ते का किरदार अदा किया है। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। और पंजाब और लाहौर से दूसरे सूबों की बड़ी शिकायत हो सकती है, लेकिन ये शिकायत हरगिज़ नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ने जमहूरियत का अलम न उठाया। और आप लोगों ने जिस तरह जमहूरियत की जद्दोजहद की है और लीड किया है, उससे मैं समझता हूँ कि दूसरे तमाम सूबों छोटे सूबों की अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो उनमें कमी आ जाती है, बिकॉज यू हैव लेड द फाइट फॉर डेमोक्रेसी फ्रॉम द फ्रंट, विच इज द फाइट ऑफ ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखिए, ये जो आज की तकरीब है, मेरी यू नो माई नेम, और मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का स्पीच राइटर भी रहा हूँ। और उनकी जो बरीन तकरीर थी, उस तकरीर में मेरा भी हाथ था। और एक तकरीर वो थी जिसमें उन्होंने फौजी अदालतों से जिनको भी सजाएं हुई थी उनको ख़त्म कर दिया था। और मैं 13 मई का हर साल जब होता है तो हम वो दिन ऑब्जर्व करते हैं जिस दिन 1978 को फौजी अदालतों ने सहाफ़ियों को कोड़े लगाए थे। और मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने ऐसे नौजवान से भी मुलाकात हुई जिसके वालिद को कोड़े लगे। और आज मैं ही ऐसे वक्त से गुजर रहा हूँ कि जहाँ मिलिट्री कोर्स की दोबारा बात हो रही है। तो यू कैन इमेजिन दैट क्राइसिस आई मस्ट बी undergoing, having seen all that with my own eyes, and now passing through this, it must be a moment of crisis। और आज मेरे दिल में दर्द सिवा उठता है। साकी साहब, you will understand, you will appreciate कि आज मेरे दिल में दर्द सिवा क्यों उठता है? Because I have a background, I have witnessed, I have endured, I have participated in the struggle against military groups, and now I am part, my party is part of the government, therefore you can understand the crisis। देखिए, ये जो चूंकि ये बड़े दानिश्वरों की महफिल है और इसमें बगैर किसी जज्बात की लगी मिट्टी के साफ बात में होनी चाहिए। ये जो इस वक्त का क्राइसिस है, जो ये मिलिट्री फोर्स की आवाज़ उठाई जा रही है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो 9 मई के वाक़यात है। 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर आज कहा जा रहा है कि हम मिलिट्री फोर्स बनाएंगे और दूसरी जो लिबर्टीज हैं, जो फ्रीडम्स हैं, उनके भी शरीक होने की बात हो रही है। और एक नैरेटिव बन रहा है और उस नैरेटिव रियासत एक नैरेटिव बना रही है
रियासत का रिएक्शन 9 मई के वाक़यात का is a reaction in anger. It is not a reaction to provide justice. तो जब रियासत गुस्से में आ जाए और उसका रिएक्शन गुस्से वाला हो तो पहली कैजुअलिटी लाज़िमन ह्यूमन राइट्स होगी, शख्सी आज़ादियाँ होंगी और कदगने होंगी। मेरा पहला नुक्ता ये है कि रियासत जिस गुस्से का इजहार कर रही है, मैं समझता हूँ कि दैट इज मिसप्लेस्ड गुस्सा। ये जो नैरेटिव बन रहा है, नैरेटिव क्या बन रहा है? रियासत का नैरेटिव ये है कि 9 मई का वाक़या इज इक्विवेलेंट टू 9/11। ये वो रियासत नैरेटिव बना रही है। 9 मई के वाक़ये का नैरेटिव बना रही है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई और नैरेटिव बन रहा है कि सिंबल्स ऑफ द स्टेट पावर हैव बीन चेंज्ड। We all intellectuals, and we must provide an answer to this question. Don't allow this narrative to gain roots, because अगर ये नैरेटिव रूट्स गेन करेगा तो उसके इंतहाई खतरनाक मुसीबत होंगे, क्योंकि 9/11 के बाद ग्वांटानामो बे प्रिजन बन गए। अगर आप इसको 9/11 के इक्विवेलेंट करार देते हो तो गोया आप नैरेटिव बना रहे हो कि हम ग्वांटानामो बे प्रिजन बनाएंगे। Therefore, you must challenge this narrative with reason and with logic and with persuasion, which is the hallmark of the lawyers. और मैं समझता हूँ कि रेड लाइन जो है वो आइन को तोड़ना और आइन को तोड़ने का as breaking the red line. ये मेरी मुकरास दरखास्त होगी कि आप 9 मई का जो नैरेटिव बन रहा है उस नैरेटिव, रियासती नैरेटिव का इंटेलेक्चुअल तो आप इसका बनाएं। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज all political struggles they are based on narratives और नैरेटिव दुरुस्त होना चाहिए। अगर नैरेटिव में कच्ची हो गई तो फिर जो इमारत आगे बढ़ेगी वो आप सबके सामने अब होगा कि 9/11 के बाद जो हुआ अमेरिका में, अगर यही नैरेटिव रहा तो फिर 9 मई के बाद जो है पाकिस्तान में जो होगा। वी मस्ट ऑल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि फिर जो है तो तमाम शख्सी हुकूक, तमाम all these things will end up। देखिए 9 मई के वाक़यात के बाद क्या खदशा मैं देख रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात के बाद पार्लियामेंट कमज़ोर हो गई है, सियासी जुमातें कमज़ोर हो गई हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सारे का सारा कमज़ोर हो गया है और गैर जमहूरी, गैर सियासी अनासर ताकत पकड़ गए। This must be a major area of concern कि 9 मई के बाद ये हुआ है कि civil, political and democratic has been weakened and the non-democratic, the non-civilian, it has been strengthened। और जो इक्वेशन था जो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड था वो इक्वेशन मजीद डिस्टॉर्टेड हो गई। So this is another point of very serious concern। देखिए 9 मई के वाक़यात की जो कोई भी निर्दोष नहीं करता, everyone in Pakistan, including the party जिसके वर्कर्स पर ये इल्ज़ाम है, उन्होंने भी कंडेम किया है। But the important point which the lawyers must think about, and which we all in the political parties must also think about, is कि एक गलत काम हो गया
किसी ने उसकी हिमायत नहीं की, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स टू दैट? क्या उसका रिस्पॉन्स आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा है, या उसका रिस्पॉन्स ये है that you investigate and take action according to the law with due process? और आपके मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं, there are anti-terrorism codes and there are so many other laws which are very stringent. तो अगर तो ऐसे stringent laws मौजूद हैं, तो then you have to reconsider why there is a need for the action and trial under the Army Act. और आप चूंकि वो करा है तो थोड़ा सा आपको तो इल्म होगा, लेकिन फुल साहब आपको मालूम होगा कि जो आर्मी एक्ट है वो इसमें जो तरमीम हुई थी सेक्शन 1(2)(1)(d) ये 1966 में हुई थी। And I want to give you some food for thought. और ये तरमीम जो उस वक्त हुई थी तो उसमें आर्मी फोर्स को ये इजाजत दी गई कि हाँ 2 जराइम ऐसे होंगे जिसमें सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है। इट वाज अनफॉर्चुनेट, इट मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बट इट हैपेंड। लेकिन वो 2 जराइम क्या है? वो 2 जराइम, एक तो ये है कि सीक्रेट एक्ट्स, एस्पाइनेज, और दूसरा था इंस्टिगेटिंग ल्यूटनिंग। ये 2 जराइम थे। मैं आपके साथी साहब आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि क्या किसी फौजी अफसर के घर के सामने मुजाहिरा या हमला इन 2 लाता है या नहीं लाता? अगर वो नहीं लाता तो फिर इसके ऊपर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। And after discussion and debate, you decide. Because my reading of the law and my reading of the Army Act is that it applies only in cases, not that we endorse it, but when this is part of the law. And unless it is changed by the Parliament, it will stay. But even if this law stays, in my view, what happened at the 9th May, regardless of the narrative being built by the Riyasat, I think it does not come together. एक और जब जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये दुरुस्त है कि घेराव और जलाओ का एहतसाब करो, कानून को दायरे के अंदर करो, उसके लिए आपके पास कवानीन मौजूद है। You don't have to resort to the Army Act. मैं कुछ तजावीज़ रखना चाहता हूँ, आप इस पर गौर करें। मेरा ताल्लुक सियासी जमात से है। And I think that the human rights bodies और इनकलाब सियासी जमातें सब और जो कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लायर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो मैं कुछ तजावीज़ रखना चाहता हूँ। ये है कि इसके नतीजे में जो कुछ हुआ है, कुछ काम होने चाहिए और कुछ काम नहीं होने चाहिए। जो काम नहीं होने चाहिए हर केस किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात न की जाए। नो पॉलिटिकल पार्टी शुड बी बैन्ड अंडर एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और थ्रू जुडिशियल प्रोसेस। दूसरा, मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद पहले हम सुनते थे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। 9 मई के वाक़यात के बाद एक परसेप्शन बना है कि रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि द परसेप्शन विच इज गेनिंग ग्राउंड ऑफ रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, this perception must be dispelled. The third जो मैं रखना चाहता हूँ ये है कि fair and free elections must not be postponed under any circumstances beyond October. Because if that happens, the citizen will be totally alienated from the state.
तो मैं समझता हूँ कि नो मैटर रियासत कोई भी बयानिया बनाए, इंतखाबात किसी सूरत में पोस्टपोन नहीं होने चाहिए और इंतखाबात की एक शर्त लाजमी है कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो, फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो। नंबर 4 ये है कि इलेक्शन ऐसे माहौल में हो जहाँ मुकम्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 9/11 का नैरेटिव बनाकर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सर्कमस्क्राइब करके इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। एंड बॉटम लाइन, द डेटम लाइन इज free and fair elections. My next recommendation is for you to consider in your एलामिया तमाम सियासी जमातें रिगार्डलेस ऑफ ए बी एंड सी अब ये बात सीख लेना कि किसी और के कंधों पर बैठना गवारा न करें। तमाम सियासी जमातों को ये तजर्बा हो चुका होगा कि जिनके कंधों पर हम बैठते हैं वो अपनी मर्जी से कंधे से उतार भी देते हैं, बाज़ का प्यार से उतारते हैं और बाज़ का जमीन पर फेंक देते हैं। An important lesson of 9th May is that the political elements must not insist on sitting on the shoulders of others. और फाइनली तो मैं बुकरा से और सियासी जो सिविल सोसाइटी है, दिस इज माय फाइनल रिकमेंडेशन, वो ये है कि चूँकि बिलखसूस लाहौर थे कि आप बराबर दस्ता रहे हो, मेरी गुजारिश है कि हो सकता है कि सियासी जमातें और पार्लियामान in spite of their wanting to do something, they may not be able to do all that needs to be done. It is quite possible. तो ये पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखते हुए मेरी गुजारिश ये होगी कि regardless of what they do, the Wukala and the civil society must carry on the struggle independently as you are doing now. Thank you very much.